पोती का प्रेम। मम्मा, एक समोसा दादी माँ को भी दे आऊँ? तुझे कितनी बार बोला है कि ये उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाए मैंने। चुपचाप खा ले, वरना तुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मी का इस तरह गुस्सा देखकर बेचारी रिंकू चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वह हमेशा अपनी दादी के साथ खेला करती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था जो उसके साथ खेल सके। पर कविता हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागिन है जिसने उसकी पहली संतान बेटे को निगल लिया। अजय आज दुकान से जल्दी ही आने वाले थे, क्योंकि आज कविता का जन्मदिन था। इसलिए कविता ने पहले से ही सब तैयारियां कर रखी थी, बस अजय का इंतज़ार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, जिसमें कविता ने अपनी कई सहेलियों को आमंत्रित किया था। कविता ने खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल व 2 सूखी रोटी रिंकू के हाथों भिजवा दी। रिंकू खाना लेकर दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, लो खाओ। आओ मेरी रानी बेटी, मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में नहीं बैठना। अगर मम्मा ने देख लिया तो मम्मा मुझे खाना नहीं देगी। और पता है दादी माँ, आज मम्मा ने समोसे बनाए हैं। पर बेटा, तुम तो मेरे लिए समोसे लाई ही नहीं। यह रोटी कितनी रूखी है, खा ही नहीं जा रही। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया कि समोसे उनकी सहेलियों के लिए है, इसलिए नहीं दिए। तुमने समोसे खाए क्या? कैसे बने थे? बहुत स्वादिष्ट बने थे, बहुत स्वादिष्ट बने थे दादी माँ। रिंकू के मुख से ये बात सुनकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। रिंकी बेटा, अब समोसे और कितने बचे हैं? बहुत बचे हैं दादी माँ अभी तो। दादी माँ, मैं देखती हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं हुई तो मैं आपके लिए एक समोसा ले आऊँगी। रिंकू बाहर निकलकर देखती है कि मम्मी तो अभी टीवी देखने में बिजी है। चुपके से किचन में घुस जाती है और धीरे से कढ़ा से एक समोसा लेकर अपने नन्हे हाथों में छुपाए अपनी दादी को लाकर देती है। बुढ़िया जैसे ही रिंकू के हाथों में समोसा देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। रिंकू जब ये सब देखती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी ही देर में समोसा चट कर जाती है। वास्तव में समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है बेटा, चुपके से एक और ले आओ, और खाने का मन कर रहा है अभी। नहीं दादी, मम्मी देख लेगी तो तुम्हें मारेगी और मुझे भी। अब मैं नहीं जाऊंगी दादी माँ। उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया तो उस दिन की तरह दादी को कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा। बुढ़िया को रह रहकर अब उस समोसे का स्वाद याद आ रहा था। बेचारी उंगलियां चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मा को पता चल जाएगा। अगर रात को समोसे और बचे तो मैं एक और ले आऊँगी। कविता टीवी देखते हुए, खाना खाया बुढ़िया ने? हाँ मम्मी, खा लिया। मम्मा, पापा नहीं आए अभी तक? नहीं आए, पर आते ही होंगे। मम्मा, आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया? तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया और दादी माँ के लिए कुछ नहीं। वैसे भी क्या ज़रूरत है उस बुढ़िया के लिए इतने पैसे खर्च करने की? वो देखो तुम्हारे पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। अजय ने रिंकू को गोद में उठाते हुए कहा, पता है हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं? गुड़िया, ये देखो, बिल्कुल तुम्हारी जैसी सुंदर व तुम्हारी जितनी बड़ी। लाओ मैं इसे दादी माँ को दिखाकर आती हूँ। दादी माँ, ये देखो पापा हमारे लिए गुड़िया लेकर आए। देखो कितनी सुंदर है। हाँ, ये तो वाकई में बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। ये लो कविता, तुमने जो मंगवाया था सब है। देख लो कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। और इसमें 2 साड़ी हैं, एक तुम्हारे लिए व एक माँ के लिए। अजय, माँ को क्या ज़रूरत है साड़ी की? उनके पास तो पहले से ही बहुत है, इसलिए फालतू की वस्तुओं में पैसे बर्बाद मत करो। कविता, तुम्हें पता है आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब माँ का है, उनका इकट्ठा किया हुआ है। पर हमारे भी एक लड़की है और हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूँ पैसे खर्च करेंगे तो कल को हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को तो कहीं जाना नहीं, पूरे दिन घर में ही रहना है। कविता, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी माँ है
और अगर मानो तो तुम्हारी भी। वो मेरी माँ नहीं हो सकती। वह अभागिन मेरे बेटे को निकल गई। खबरदार कविता, अगर और एक अपशब्द मेरी माँ के विषय में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो। अजय, तुम आज से इस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं। तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं खो सकता। मैं भी नहीं रहना चाहती इस घर में अब। आओ रिंकू, चलते हैं। हम कभी वापस नहीं आएंगे अब इस घर में। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना आपके साथ। मुझे दादी माँ के पास ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रह रहकर उसकी भाषा बोलने लगी है तो ठीक है। जब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। मम्मा आप मत जाओ प्लीज़। मैं किसके साथ सोऊंगी फिर? अपने पापा के पास सोना। मैं जा रही हूँ अब। पापा रोको मम्मी को, नहीं तो वो चली जाएंगी। नहीं बेटा, उसे जाने दो। और अगर चाहो तो तुम भी जा सकते हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कविता गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कविता को गए आज 2 दिन हो गए हैं। दादी माँ को जब से ये पता चला तो उन्होंने 2 दिन से खाना पीना भी छोड़ दिया। कविता हमेशा उसे बुरा भला कहती, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती। फिर भी उसकी सास उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्या करती थी? उसे बहुत बुरा लगा और वह कविता के घर से जाने का सबसे बड़ा कारण अपने आप को मान रही थी। अजय भी कविता के जाने से बहुत दुखी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार कविता का फ़ोन ट्राई किया पर उसने नहीं उठाया। अजय बालकनी में आज अकेला बैठा सोच रहा था कि आखिर कविता ऐसे कैसे कर सकती है। उसने तो साथ जीने मरने का वादा किया था। सोचते हुए अजय अपने अतीत में खो गया। उसे अपने वो कॉलेज वाले दिन याद आने लगे जब कविता उसे पहली बार मिली थी। कितनी अनजान व अजनबी थी वो। भोला मुख, हिरनी सी आंखें और उसका यूं शांत स्वभाव। हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली पहली ही बार में अजय उसमें इस तरह खोया कि उसने सबके सामने उसे प्रपोज दिया और कविता भी उसके इस साहस को देखकर उसे ना नहीं बोल सकी। कितनी अच्छी थी वो ज़िंदगी। ना कोई गम था, ना कोई समस्या और ना ही किसी का कोई दबाव। बिल्कुल स्वतंत्र, किसी आज़ाद पंछी की तरह जिसकी ना कोई राह होती है और ना ही मंजिल। उसे अच्छी तरह याद है जब एक बार कविता के पापा ने उसे अजय के साथ देख लिया, फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज़्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी। पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया था कि किसी बहेलिए के बाणों द्वारा बिंधे पक्षी की तरह ज़मीन पर अनाथ पड़ा हो। पापा पापा, मम्मी का फ़ोन आया है, आपसे बात करने को बोला है। रिंकू की आवाज़ सुनकर वह अपने ख्वाबों से बाहर आया। रिंकी फ़ोन लिए खड़ी थी। अजय ने फ़ोन उठाया तो सामने से कविता की आवाज़ आई। हेलो अजय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अजय, मुझे रिंकी चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे मेरी बेटी दे दो। लौट आओ कविता अपने घर। देखो कोई कब से इंतज़ार कर रहा है आपका। रिंकी भी तुम्हारी और हम सब भी। प्लीज़ लौट आओ। नहीं अजय, अब शायद ये संभव नहीं है। जब तक आपकी माँ उस घर में रहेगी तब तक मैं लौटकर नहीं आऊँगी। अब फैसला आपको करना है कि आप किसे चाहते हो, माँ या मैं। और मैं रिंकू को लेने आ रही हूँ। देखो भेज दोगे ना मेरे साथ उसे? हाँ ले जाओ, अगर वह खुशी खुशी जाना चाहे। आपकी बेटी है वो, आपके पास ज़्यादा खुश रहेंगी। ये कहते कहते अजय का गला रूंध गया। शब्द पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अजय अब बहुत ज़्यादा टूट चुका था। वह कभी भी कविता से दूर नहीं रहना चाहता था और माँ को भी अपने से अलग होते नहीं देखना चाहता था। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों बाद भी कोई उजाला नज़र नहीं आ रहा था। अब उसे फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा अतीत। एक तरफ उसका अतीत लिए मुंह पर झुर्रियों व बेटे से कुछ अधूरी सी उम्मीदें लिए उसकी बूढ़ी माँ, वह दूसरी ओर उसका अपाहिज सा भविष्य व उसकी प्यारी सी गुड़िया रिंकू को साथ लिए उसकी पत्नी। आखिर करता भी तो क्या वह? ना अकेली माँ उसे चाहिए, ना ही पत्नी। एक समय था जब उसकी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई गम का नाम भी ना था।
पर पता नहीं किसकी नज़र लगी, उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को नरक से भी बदतर हो गई। अचानक वह उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह माँ से कुछ बोल पाता, माँ बोल पड़ी, क्या हुआ बेटा, किसका फ़ोन था? कविता का फ़ोन था क्या? क्या वो वापस आ रही है? हाँ माँ, वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमसे दूर होने व रिंकू को ले जाने के लिए। अजय ने कविता के साथ हुई सारी बातें माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि उसे वृद्धाश्रम जाने तक की नौबत आ जाएगी। अजय की बात सुनकर बेचारी कुछ देर खामोश हो गई। अंत में फैसला किया कि वह वृद्धाश्रम चली जाएगी, पर कभी भी अजय व कविता को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हो माँ? अपना स्वयं का घर छोड़कर वृद्धाश्रम में जाओगे और एक अनाथ की ज़िंदगी जियोगे? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। क्या आप कविता के लिए अपना घर छोड़कर जाओगे? अच्छा होता अगर मैंने आपके खिलाफ जाकर कविता से शादी ना की होती, तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, कविता तुम्हारी धर्मपत्नी है, आपको उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और यही बात मेरी, तो मेरे पास तो अब बहुत कम समय बचा है जो वृद्धाश्रम में ही गुजार लूँगी, पर अभी आपकी पूरी ज़िंदगी शेष है। मेरे जाने के बाद कविता ही एकमात्र सहारा होगी आपका। और वैसे भी मैं कौन सा दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। जब कभी भी याद आए मेरी तो मिलने चले आना, वहाँ पर हर सुविधा भी होगी, नर्स, डॉक्टर, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही कविता को। माँ के बहुत ज़्यादा समझाने पर अजय मान गया और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक कर अजय माँ को ना चाहते हुए भी उनकी ज़िद के कारण वृद्धाश्रम छोड़ आया। कविता को जब ये पता चला तो वह बहुत खुश हुई कि अब उसे उस घर में कोई समस्या नहीं होगी और वह अपने ससुराल वापस लौट आई। पर अब अजय में वो पहली वाली बात नहीं रह गई थी। अजय पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा और बहुत ज़्यादा समय वह मौन ही रहा करता। कविता जिस खुशी की लालसा में यहाँ आई थी, वह उसे अब यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। अजय हमेशा सुबह माँ से मिलने आया करता था। वह जब भी उस वृद्धाश्रम से गुजरता था, माँ से मिलकर ही जाता। वृद्धाश्रम आने के बाद अजय की माँ अचानक बीमार रहने लगी। डॉक्टर, नर्स सब बहुत परेशान हो गए, लेकिन अजय की माँ के कहने पर किसी ने भी अजय से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि अजय की माँ चाहती थी कि वह हमेशा खुश रहे। जब कई दिनों बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टरों ने उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है और ये बीमारी लगभग 2 वर्ष पहले से है। अजय जब भी माँ से मिलने आता तो कविता को बहुत बुरा लगता। वह हमेशा उन्हें वहाँ जाने से रोका करती। वह कभी कभी रिंकू को भी साथ ले जाया करता, जिससे कविता और भी ज़्यादा बिगड़ जाती। अब अजय भी काम के दबाव के कारण कई दिनों बाद ही वहाँ जाया करता, पर उसे यह पता नहीं था कि उन्हें कैंसर है। अब उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। एक बार अजय कहीं जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि माँ से मिलकर चलते हैं, पर जैसे ही वह अंदर गया तो उसे माँ कहीं भी नहीं दिखाई दी। जब आसपास पूछा तो पता चला कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वह अस्पताल में भर्ती है। जब वह हॉस्पिटल पहुँचा तो पाया कि माँ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दवा के नशे में वह अजय को भी नहीं पहचान रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। डॉक्टर ने अजय को उसकी माँ की बीमारी के बारे में भी बता दिया। अचानक डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे उसे बहुत गहरा धक्का लगा हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा जो उसे माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर, अजय पता है ये बहुत भयानक बीमारी है। अब तक इसका इलाज कुछ गिने चुने देशों में ही होता है, जहां इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पर अगर ये खुश रहें तो शायद कुछ ज़्यादा समय निकाल सके, वरना अगर यही चिंता करती रहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, इन्हें खुश रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अजय, आप इन्हें अपने पास घर ले जाओ।
घर को छोड़कर ही इनकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई। अगर आपके साथ रहेंगी तो आप इनकी दवा दारू भी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से देखभाल करने से इनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी और आप इन्हें कल शाम तक घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर अजय घर की ओर चला। अब उसे एक ही इंसान दिखाई दे रहा था, वो थी कविता। उसे मनाना शायद उसके बस की बात नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वह इसके लिए कभी नहीं मानेगी, पर अगर माँ को घर नहीं लाया गया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। जब अजय घर पहुँचा तो रिंकी भागकर उसकी गोद में चढ़ गई। पापा, आज आप दादी के पास गए क्या? कैसी हैं वो? मेरी याद आती है ना उन्हें? हाँ बेटा, आपको बहुत याद कर रही थी और हम कल उसे फिर से घर ले आएंगे। सच्ची क्या पापा? हाँ सच्ची। अजय जब कविता के पास गया तो वह खाना बना रही थी। कैसी हो कविता? मैं ठीक हूँ। अजय, आप ठीक हो ना? नहीं कविता, मैं ठीक नहीं हूँ। पता, आज मैं मम्मी से मिलकर आया हूँ। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने बताया है कि उनके पास 1-2 दिन का समय बचा है। डॉक्टर ने बताया कि अगर हम उन्हें घर ले आएं तो उनके बाकी बचे दिन आसान हो जाएंगे। कविता, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम उन्हें घर ले आएं? उनके पास बहुत कम समय बचा है। बस इस बार मान जाओ कविता, इसके बाद आप जो कहोगी मैं करूँगा, पर इस बार मेरी बात मान लो प्लीज़। चलो ठीक है अजय, अगर आप चाहते हो तो ले आओ, पर इसके बाद कभी मेरी कोई बात नहीं टालोगे। हाँ बिल्कुल कविता। कविता के मुख से ऐसी बात सुनकर अजय को बहुत ज़्यादा अचरज हुआ, पर खैर जो भी हो अच्छा ही होगा, ये सोचकर गॉड को धन्यवाद कहा। वह माँ को लाने के लिए सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर वह रिंकू को साथ लेकर माँ को लाने चला। आज वह बहुत खुश था, अपने सब दुख दर्द भूल गया था। वह तो ये भी भूल गया था कि जल्द ही उसकी माँ उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर अलविदा कह जाएगी। रिंकू को साथ लिए वह उस हॉस्पिटल पहुंचा, पर जैसे ही वह माँ के कमरे की तरफ बढ़ा उसके होश उड़ गए। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा। उसकी माँ अब तक उसे बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर, प्यारी रिंकू को छोड़कर। आज कविता की भी समस्या हल हो चुकी थी। अब वह कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि रात को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और ज़ोरदार खांसी के साथ रक्त स्राव होने लगा और देखते ही देखते उनकी सांसें उखड़ गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अपनी व्यस्त ज़िंदगी में हमारी कहानी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।